सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करने वाले सीटेट दिसंबर में जो परीक्षा होने वाली है उसी की हम तैयारी करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, तो जो सीटेट की जो सिलेबस है उसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। सीटेट क्या है? एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों। और जो डिप्लोमा वाले हैं वो फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल हैं, और जो डिग्री वाले हैं, डिप्लोमा मतलब डीएलएड वाले, वो फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल हैं। और ठीक है, 1 to 5 प्राइमरी लेवल के लिए। और जो सेकंड पेपर की बात करें, 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने बीएड वगैरह की है, डिग्री धारक हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बात किया, सीटेट क्या है, 2 लेवल पर एग्जाम पूछता है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। तो 1 to 5 और 6 to 8, तो दोनों ही पेपर में क्या है, सिलेबस दोस्तों लगभग सेम है। 90 नंबर की पेडागोजी है लगभग, और 16 नंबर का जो आपका अलग से सब्जेक्टिव पोर्शन है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आपकी चूज करो, आप हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ। तो दोस्तों, तो सेकंड पेपर में भी सेम ऐसे ही 5 सब्जेक्ट होते हैं। और हम जो बात करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट जो है आज हमारा ईवीएस है। तो ईवीएस दोस्तों क्या है, 30 नंबर का सब्जेक्ट है। और इस एग्जाम में दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होता है, और 2.5 घंटे में आपको 150 नंबर के जो क्वेश्चन है आपको वो करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था 2022 में दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। वन टाइम ही 2022 में वन टाइम ही, मतलब पहली बार ही 2022 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। उसके बाद दोस्तों फिर इसे ऑफलाइन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों ईवीएस की क्लास है। तो दोस्तों, ईवीएस को लेकर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से एग्जाम में पढ़े, जो उतना ही ऑथेंटिक पढ़े जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, या जो एग्जाम की डिमांड है। तो दोस्तों, उसी के आधार पे नोट्स हैं कुछ, मेरे जो गुरु हैं उनके मार्गदर्शन से ये नोट्स तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, हम उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि एग्जाम में आपकी मदद हो सके। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। जो एग्जाम की डिमांड है, क्योंकि दोस्तों हमें सर्वज्ञाता नहीं बनना है, हमें केवल उतना ही करना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे हो, जैसा कि आप सुन रहे होंगे, जैसे कि दोस्तों मैं यूपी में रहने वाला हूँ, और यूपी के जिला बिजनौर में रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ क्या दोस्तों, बाघ का शोर मच रहा है। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देखते हो, कितनी एक अच्छी बात बाघ के बारे में सीखने को मिल रही है, कि एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर बाघ को ये पता चल जाता है कि कोई दूसरा बाघ उसके आसपास है या नहीं, किसकी वजह से दोस्तों, मूत्र की गंध की वजह से। है ना दोस्तों, कितना मजेदार पॉइंट है। क्या आप लोग जानते थे कि मतलब बाघ एक दूसरे को किस तरीके से पहचानते हैं? तो दोस्तों, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मूत्र की गंध की वजह से वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में कराहना, गुस्से में अलग है, कराहने में अलग है, गुर्राने में अलग है, अलग अलग आवाज। और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। मतलब दोस्तों, अगर बाघ को जो गुस्सा आ रहा है तो उसमें उसकी जो आवाज होगी वो अलग होगी। कराहने में दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा शेर किस तरीके से गुर्राता है, वो कराहना करता है। ठीक है, जंगल में उसी तरीके से बाघ की क्या अलग तरह की कराहने की आवाज है, गुर्राने की आवाज है। ठीक है दोस्तों, चाहे उसे अपनी जो बाघिन हो उसको बुलाना है तो उसके लिए उसकी अलग आवाज है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग आवाजों से वो ये सारे कार्य अपने करता है। ठीक है दोस्तों। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाघ का जो गुर्राना है दोस्तों, 3 किलोमीटर की दूरी तक से सुना जा सकता है। ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। ठीक है दोस्तों। तो बाघ क्या कर सकता है दोस्तों, अगर जो हवा से पत्ते हिल रहे हैं, या कोई शिकार जो उसका झाड़ियों में छिपा हुआ है, इनके बीच में जो हिलने का अंतर है, मतलब हवा से पत्तों का हिलने का अंतर, और उसके शिकार का
पेड़ों उसमें झाड़ियों में छिपने के अंतर की जो आवाज है उसमें क्या है, वो अंतर को भाप लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, बाघ के दोनों कान जो है उसके बाहर की जो सराउंडिंग की जो आवाज है उसको इकट्ठा करने के लिए दोस्तों क्या है, अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, ताकि वो उसके जो बाहर की जो आवाज है वो इकट्ठा होकर उसे सुनाई दे सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके इन इन सब के बावजूद आज वह खतरे में है। बाघ इतना सतर्क जानवर होने के बावजूद भी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे आज वह कितना खतरे में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे दोस्तों, आजकल क्या है, हाथी को केवल उसके दांत के फायदे के लिए मारा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे जो इन्वायरमेंट में ये ऐसी सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों, बहुत निंदनीय है। लेकिन दोस्तों सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ठीक है, गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। भारत देश में इतनी क्रूरता हो गई है और पूरे दुनिया में मतलब किसी को भी किसी चीज के फायदे के लिए दोस्तों मार दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है, उसके सींग को पाने के लिए उसको पूरे गैंडे को मार दिया जाता है सींग के फायदे के लिए दोस्तों, बहुत निंदनीय है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे शेर शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। क्या है, किसके पीछे दोस्तों वजह क्या है, मार्केट में इनकी खाल की डिमांड है, उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लोग बाग मतलब इतनी दुनिया में इतनी क्रूरता होगी ना दोस्तों, एक दूसरे को मारकर लोग बाग अपना अपना जो फायदा है उसको देख रहे हैं। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में बाघ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों को की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। आप लोग इस पॉइंट को दोस्तों थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमारे देश में, हमारे भारत देश में या पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से ही सिस्टम चलता रह गया, हम अपने निजी हमारे मतलब हमारी सोसाइटी के लोग या हमारे भारत देश में जो भी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इनको मार रहे हैं, तो दोस्तों कहीं जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो जो ये जो इतने सारे जानवर है, वो मतलब जो हमारी संस्कृति, जो प्राकृतिक प्रकृति में ये जानवर पाए जाते हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे दोस्तों हमारी धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, तो उसी तरीके से दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं ये जो इतने सारे जो मतलब हमारी धरती पर ये जो जानवर है, ये भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाने की कगार पर आ जाएंगे दोस्तों, और हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो उनको नहीं देख पाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारे देश की सरकारें इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा भी दे रही है। तो दोस्तों हमारी सरकार सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, वो इन्हें बचाने के लिए बहुत, क्योंकि ये सारे जानवर दोस्तों कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो सरकार की तरफ से जंगलों को सुरक्षा दे ही जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप सभी ने इस नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों तो जानवरों को, एनिमल्स को बचाने के लिए हमारी सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है, जंगलों को सुरक्षा दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, ठीक है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना है। ठीक है, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। दोस्तों हमारे क्या है, जैसे पुरानी पुरानी काल की बात करें, 1900 या 2000 के टाइम की बात करें, तो वहाँ जानवरों का शिकार किया जाता है। तो आने वाले समय में ये चीज़ें दोस्तों क्या है, बंद हो गई हैं। तो सर, क्योंकि हमें जो जानवरों को सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है, उनके शिकार को बंद कर दिया गया है, ताकि वे लुप्त ना हो जाए बिल्कुल, या उनका नामो निशान इस दुनिया से खत्म ना हो जाए, उनका अस्तित्व समाप्त ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ लोग
जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लोग क्या है, जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए सरकार ने कुछ दंड के मापन रखे हुए हैं। ठीक है, सपेरे लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ध्यान रखना आपको, कालबेलिया कहते हैं। तो सपेरे लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों, कालबेलिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कालबेलिया नाच में भी सपेरे सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो जो इनका दोस्तों नाच होता है, कालबेलिया नाच, जो सपेरे लोग होते हैं तो उनके सांप जैसी मुद्राएं करते हैं अपने नाच में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। तो दोस्तों वो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं दोस्तों, उनमें से केवल 4 ही प्रकार के सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी ये नाम है, नेक्स्ट पॉइंट, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। तो दोस्तों क्या लोग आप जानते थे कि हमारे भारत देश में केवल 4 ही प्रकार के ऐसे सांप हैं जो जहरीले होते हैं। तो दोस्तों चाहे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप अपने छोटे भाइयों या बड़े भाई किसी को भी ये शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे भारत देश में 4 ही प्रकार के सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। ये इंफॉर्मेशन है दोस्तों, मतलब हमारी इन्वायरमेंट में सांप के भी 4 प्रकार ऐसे हैं जो जहरीले हैं, बस बाकी नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सांप को लेकर कहीं ना कहीं ये रूमर है कि सारे सांप जहरीले होते हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं गलत मिथ्या हमारे समाज में फैली हुई है, तो आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना है। तो ये सभी के दृष्टिकोण के लिए अच्छा है। ठीक है, सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो 4 सांप कौन से हैं, नाग, करैत, तुबैया और अफाई। तो आप अपने छोटे और बड़े भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि उन्हें भी थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के बारे में, नागों के बारे में, सांपों के बारे में थोड़ा सा पता चले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये दोस्तों जैसे कि हम कर चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों व्यू देखिए आप, जैसा कि हमने बात की, जो 4 प्रकार के सांप हैं जो जहरीले होते हैं, अफाई, दुबोइया, नाग और करैत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो सांप के जो 2 दांत होते हैं, खोखले वाले दांत, उनके माध्यम से जब वो व्यक्ति को बाइट करता है तो उसकी जो स्किन है उसमें जहर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो जो सांप के जहर को काटने का या सांप के जहर से बचाने का काम करती है, वो भी दोस्तों दवाई किससे बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है ना दोस्तों। कितनी मज़ेदार पॉइंट है, क्या आप लोग जानते थे कि सांप के जहर को सांप के जहर से बचाने के लिए बनाई जाने वाली दवाई ही सांप के जहर से ही बनती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो ये दवाई सीरम जो है दोस्तों, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो हैं आपके आसपास में या जहाँ भी सरकारी केंद्र है वहाँ से ये आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है, आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का जो तापमान लगभग कितना होता है, 30 सेंटीग्रेड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, ईवीएस एक मज़ेदार विषय है। अगर आप इसे केवल एक दो, कम से कम भी 2-3 बार अगर इसे पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। इसमें कुछ ऐसा रटने वाला कोई चीज़ है ही नहीं दोस्तों। जो हमारी सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं या जिनको हमने जाना है, उसके बारे में, जो आसपास चीज़ें हैं उनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, वही है दोस्तों ईवीएस, और कुछ नहीं। तो आपको दोस्तों इतना तो पता ही होना चाहिए, ये बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, इससे कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है।
तो हमारे दोस्त का हमारे पेट का जो पाचक रस होता है दोस्तों किसकी तरह होता है? एसिड, अम्ल की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, एसिड को ही क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चावल के बारे में। तो काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। तो चावल की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है दोस्तों? काला हांडी में। तो आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। काला हांडी दे देगा आपको, 3 ऑप्शन और अलग दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चावल की पैदावार सबसे अधिक कहाँ होती है? काला हांडी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। तो दोस्तों जब चावल की सबसे अधिक पैदावार कहाँ हो रही है दोस्तों? काला हांडी में हो रही है, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, मतलब उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये कितना बड़ा आलम है कि सबसे अधिक चावल की पैदावार होने के बावजूद भी वहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आत्रेपुरे गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि आत्रेपुरम गांव कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय दिए हैं। ठीक है दोस्तों, जो चलो देख लेते हैं पहले चीज़ों को, चीज़ें और घरेलू उपाय। तो दूध को क्या है दोस्तों? उबालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे दूध को फटने से बचाने के लिए या ज़्यादा गर्मी में दोस्तों आप भी क्या होते होंगे, आपने घर पे दूध क्या है, डेली यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। तो आप भी कहीं ना कहीं दूध को फट या ख़राब होने से बचाने के लिए बार बार उबालते होंगे दोस्तों। तो इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, घरेलू उपाय यही है कि दूध को फटने से बचाने के लिए बार बार उसे उबालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पके हुए चावल, अगर आपको पके हुए चावल हैं तो उनको ज़्यादा खराब होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है? एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमें चावल को खराब होने से बचाना है, एक कटोरे में डालेंगे चावल को और पानी के बर्तन में उसको रख देंगे, जिससे चावल खराब नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको। आपको इजी भी लाइफ में आप इसको कर सकते हो, याद भी रख सकते हैं, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में करते ही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। तो हरे हरे धनिया को दोस्तों खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं प्याज और लहसुन की। तो खुले में रखते हैं, नमी से बचा कर रखते हैं। तो प्याज और लहसुन को बचाने के लिए दोस्तों हम क्या रखते हैं? खुले में रखते हैं उसे, ताकि उसे हवा लगती रहे, और नमी से बचा के रखते हैं, पानी से बचा कर रखते हैं, ताकि जिससे वो खराब ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अचार रखने से पहले अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है, ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह गई तो अचार सड़ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग भी, आपके घर में गृहिणियाँ होंगी, आपकी मदर होंगी, सिस्टर होंगी, या आप खुद स्वयं से ही क्या है, अचार को बचाने के लिए सबसे पहले उसे क्या है, उसकी शीशी को धूप में रखते होंगे, ताकि बिल्कुल उसके अंदर की जो नमी है वो निकल जाए। ताकि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी नमी रहेगी और आपने उसमें अचार रख दिया तो अचार खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या जाता है, उसे पूरी तरीके से धूप में सुखाकर नमी निकाल दी जाती है, फिर उसके बाद उसमें अचार रखा जाता है, ताकि अचार सड़ ना जाए। ठीक है दोस्तों, है ना कितना मजेदार पॉइंट। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ईवीएस दोस्तों एक मजेदार सब्जेक्ट है, तो इसको केवल आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो भारत देश में ऐसे भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो उनको कहीं खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो दोस्तों क्या करते हैं, चूहों, मेंढके और कीड़े मकोड़ों का शिकार करके अपना भोजन के रूप में अपनी वो चलाते हैं। ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इनमें निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें निफेंथिस क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया
और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो निपेंथिस दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, कि एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेगा कि निपेंथिस कहाँ पाया जाता है या कहाँ नहीं पाया जाता, और आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत का मेघालय होगा, चौथा कोई और देगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे क्या है, इसका आकार क्या है दोस्तों? घड़े जैसा है और जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? कीड़े मकोड़े हैं दोस्तों। ये क्या है, इससे आकर्षित होकर यहाँ बैठ जाते हैं और ये इनको ढक लेता है और दबाकर मार देता है और अपना इसे भोजन के रूप में ले लेता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। घड़े से खास खुशबू निकलती है। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे, घड़े से क्या है दोस्तों? खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े या मेंढक ये आकर्षित होते हैं इसकी ओर, जैसे कि ये लिखा भी है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं, और कीड़े यहाँ ऊपर पहुंचते ही क्या है? फंस जाते हैं। ये ऊपर जो इसका कवर लग रहा है इससे ये ढक जाता है, जिससे ये फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है दोस्तों। और बाहर नहीं निकल पाते, जब ये ढक जाएगा दोस्तों तो कीड़े मकोड़े अंदर ही फंस जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। तो कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीज क्या है, हवा के माध्यम से बहुत दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते, वह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। तो वो क्या है दोस्तों? बीजों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो फैलने का प्रकार है वो किस तरीके से, या तो वो हवा के माध्यम से उड़कर फैल जाते हैं, और कुछ बीज उड़ नहीं पाते हवा में, तो वह जानवरों की खाल या हमारे कपड़ों में अटक कर इधर उधर पहुंच जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे सोयाबीन को आप लोगों ने देखा भी होगा, तो सोयाबीन की जो फलियां होती हैं वो पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं, ठीक है दोस्तों, इधर से उधर फैलने लगती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। जैसे कि अब अभी हमने बात करा, तब ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पिचर प्लांट नेपेंथिस इज नॉट फाउंड इन इंडिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस, ठीक है दोस्तों। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। एमिट्स साउंड ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है। डी पॉइंट की बात कर लेते हैं। हैज माउथ कवर्ड विद टाइनी हॉक्स, ठीक है दोस्तों। अब हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न, पिचर प्लांट नेपेंथिस भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है, ठीक है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उस तारत की आवाज़ें निकालता है। डी पॉइंट की बात कर लेते हैं। मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है। तो जैसा कि दोस्तों भारत में नहीं पाया जाता, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है, ये तो बात सही है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उस तारत की आवाज़ें निकालता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। आवाज़ें नहीं निकालता, उससे सुगंध निकलती है, ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है, नहीं दोस्तों, जैसा कि हमने देखा मुंह क्या है इसका, एक पत्ती का ढक्कन होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। तो ये भी पॉइंट, छोटे छोटे कांटों से ढका नहीं होता, ठीक है, पत्ती से ढका होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इस पे बात कर लेते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर 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 पर से लौटे
उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। ठीक है दोस्तों, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। तो उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा, जो बीजों पे क्या है, छोटे छोटे हुक थे जिसकी वजह से वो कपड़ों में फंस गए थे और कपड़ों में अटक गए थे। ठीक है दोस्तों, इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। ठीक है, जैसा अभी हमने बताया। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया बेलक्रो बनाने का। ठीक है दोस्तों, और बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे और आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो दोस्तों, जैसे हमने बात करा, जॉन मेस्टल ने बेलक्रो बनाने का आइडिया कहाँ से आया था उनको, जब वे शहर पर से लौटे तो उनके कपड़ों पर क्या है, कुछ बीज चिपक गए। तो उनमें बीजों में क्या थे, कुछ नुकीली चीजें थी जिसकी वजह से वो कपड़ों पर चिपक गए। तो इसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने बेलक्रो बनाने का आइडिया आया। और आप लोगों ने बेलक्रो देखा भी होगा आपके सैंडल वगैरह में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सैंडल से जब आप इसे यहाँ से बंद कर दोगे तो उसको वापस हटाओगे तो चर चर की आवाज होगी। ये क्या है दोस्तों, इनके ऊपर खांचे से होते हैं जिससे ये एक दूसरे में फंस जाते हैं। और ठीक है दोस्तों, और इसको खोलने पर चर चर की आवाज आती है। तो दोस्तों, आइडिया लगाइए कि जॉर्ज मास्टल ने एक बीज को अपने कपड़ों पर चिपका हुआ पाया और फिर किसका, बेलक्रो का निर्माण कर दिया। तो दोस्तों, ये ईबीएस कितना मज़ेदार किस्सा है। किस्सा समझिए या मज़ेदार सब्जेक्ट है अपने आप में। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजीली आप इसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तो दोस्तों, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप इसी तरीके से चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को प्यार करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। जितना भी इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जा रहा है एग्ज़ाम में, मोर देन इनफ है। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। और आप इसको इतना ही कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों बस आप शुरुआत करिए। ठीक है, अब आप शुरुआत करिए। जैसा भी आप, जिस भी तरीके से आप शुरुआत करना चाहते हैं, बुक्स के माध्यम से, ऑनलाइन, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं ना कहीं से आप दोस्तों शुरुआत करिए और पढ़िए। आप जब पढ़ना शुरू कर देंगे दोस्तों तो आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। डे बाय डे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और 21 दिन के बाद दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जो सीखने में है वो मज़ा आने लगेगा और चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो दोस्तों, तो यही है, जैसा कि हमने बताया, सीटेट इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो और ये चीज़ें ऐसी हैं जो ईवीएस के माध्यम से, जो आपकी सोसाइटी में, मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप उनको रोज़ डेली देखते हैं, कहीं ना कहीं वे आंखें आपकी आंखों के ही सामने रहती हैं, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। उनकी जो कार्यशैली है, जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में आपको पता नहीं रहता। तो ये ईवीएस सब्जेक्ट के माध्यम से वही सारी चीज़ें जो आपकी सराउंडिंग में है, जो आपके आसपास है, कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आप उनके बारे में जागरूक हों, उनके बारे में पता करें। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि उनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो किस तरीके से कार्य करती हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी मतलब हमारे लिए, हमारी सोसाइटी में, या हमारे लोगों के लिए, या ह्यूमंस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसी को देखकर, इसी को ध्यान में रखते हुए ईवीएस को जानना जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम में भी इसीलिए इस विषय को शामिल किया हुआ है। ठीक है, केवल और केवल यही, एग्जामिनर का भी यही मोटिव है कि आप अपने इन्वायरमेंट को समझें, उसके लिए ऐसे कार्य करें जिससे इन्वायरमेंट को कोई, मतलब भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, घंटे के आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दिएगा। ठीक है, तो और आपको ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाई कराई कराई जाएगी। ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा वीडियो पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।